मेरा नाम शिल्पा है। मेरी 16 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जगह जगह उसे लेकर घूमती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरी ननद ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया, जो बहुत फेमस था। मैं अपनी बेटी को 70 साल के बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास ले गई। बाबा ने कहा, तुम कल शाम को अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैंने उसकी बात मानकर दरवाज़ा खुला रखा। शाम के 6 बजे बाबा हमारे घर आया और अपने थैले से निकालकर हमें एक दवाई दी। उसने कहा, इसे पानी में मिलाकर पी लो, तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हम बेहोश हो गए। जैसे ही हमारी आंख खुली तो यह देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि हमारी बेटी बहुत बुरी हालत में वहां पड़ी थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब मेरी शादी का 5वां साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए थे। मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया। वह बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुराल वाले मुझे औलाद न होने पर ताने देते थे। मैं इन बातों से तंग आ गई थी। मैंने अपने पति से भी कह दिया था कि वह चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे पा रही थी। मगर उन्होंने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा, अगर भगवान ने हमें औलाद देनी होगी तो दे देगा। ज़रूरी नहीं कि दूसरी शादी से औलाद मिल जाए। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। मेरी और मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी। मेरे पति भी उसे गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा अच्छे कपड़े पहनाती और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। मेरी बेटी का बचपन अच्छा बीता, लेकिन जब वह 4 साल की हुई तो उसने देखना शुरू नहीं किया था। हम उसके सामने कुछ भी करते, उसे पता नहीं चलता था। पड़ोस की औरतें बार बार मुझे एहसास दिलाती कि मेरी बेटी देख नहीं सकती। इन बातों ने मुझे बहुत डराया, लेकिन मैंने किसी से अपना दर्द साझा नहीं किया। मैं सोचती थी कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहेंगे, और यह सोचकर ही मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी यह बात नोटिस करते थे और मुझसे पूछते थे कि मैं हमेशा परेशान क्यों रहती हूँ। एक दिन मेरे पति ने मुझसे पूछा तो मैं रोने लगी और कहा, मुकेश, हमारी बेटी 4 साल की हो गई है, मगर वह देख नहीं पाती है। पड़ोस की औरतें कहती हैं कि शायद हमारी बेटी अंधी है। मुकेश ने कहा, शिल्पा, तुम परेशान क्यों हो? अगर हमें पहले पता होता तो हम मिलकर इसका हल निकाल लेते। कल हम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अगले दिन हम अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी, उसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। कुछ बच्चों की आईसाइट कमज़ोर होती है, इसलिए वे देर से देख पाते हैं। आप फिक्र न करें, आपकी बेटी की रोशनी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी के लिए कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास आई सेंटर की फैसिलिटी भी है। आप चाहे तो वहाँ उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर हमारे दिल को तसल्ली मिली। अब हम अपनी बेटी की रोशनी वापस आने की उम्मीद के साथ जी रहे हैं। आप हर हफ्ते अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर ले आइएगा। आपकी बेटी धीरे धीरे देखने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। इसलिए मैंने अपने पति से कहा, आप हमें शॉपिंग मॉल ले चलिए। मुझे पिंकी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। फिर मेरी बेटी ने जो जो कपड़े पसंद किए, मैंने उसे वो सब दिलवा दिए। उसने अपने लिए कुछ खिलौने भी लिए थे और वह खुद ही उन्हें पसंद कर रही थी। जब से पिंकी पैदा हुई थी, मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मुझे न तो अपने पहनने की होश थी और न ही किसी और चीज़ की। मैं सिर्फ अपने पति और बेटी की खुशियों की फिक्र करती रहती थी। अब डॉक्टर की बात सुनकर मैं खुश रहने लगी थी, क्योंकि मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई थी।
इस तरह समय बीतता गया। हमने उस डॉक्टर पर बहुत पैसा खर्च किया। जो भी चेकअप करने को कहता हम वही करते, इस उम्मीद में कि शायद हमारी बेटी देख सके। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी अब 7 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने मुकेश से कहा, अब हम उस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर हमने शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अगर किसी ने दूसरे शहर के डॉक्टर की भी राय दी तो हम वहाँ भी चले गए। लेकिन हर जगह हमें मायूसी ही मिली। उसके बाद हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर को छोड़कर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए। किसी दूसरे बच्चे ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था। वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम देखना, तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे गया था और मैं उस रास्ते की तरफ चलने लगी थी। कई साल हमारे इसी तरह बर्बाद हो गए और फिर हम तांत्रिकों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगे। मेरी बेटी 14 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे पति की जितनी भी सैलरी होती थी वह सारी हम पिंकी के इलाज पर खर्च कर देते थे, इसलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी सेविंग नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी और वह इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे देखकर डरती थी कि कहीं मेरी नज़र न लग जाए। हमारे आस पड़ोस के लोग भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे और कहते थे कि अगर यह देख पाती तो इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की बातें सुनकर मेरा दिल जलता रहता था। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन टेंशन की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थीं और मैं बूढ़ी लगने लगी थी। एक दिन हमारे साथ अजीब हादसा हुआ। हम अपनी बेटी को एक वैद्य के पास ले गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दिया और कहा कि कुछ दिनों में वह देखने लगेगी। हमने उन्हें फीस दी और बाहर निकले, तभी एक अजीब सा हादसा हो गया। हमारे सामने एक 18 साल का लड़का साइकिल पर जा रहा था। एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। मुकेश भागकर खिड़की के पास गए और आसपास खड़े लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला उसे अस्पताल ले जाने के लिए राजी हुआ। हम उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई, जबकि मुकेश रात भर उस लड़के के साथ अस्पताल में रहे। जब वापस आए तो बताया कि उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी और वह कोमा में चला गया था। उसके पास कोई चीज़ नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो सके या उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जा सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थीं। अनजाने वह किस माँ का बेटा था और उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान हो रही होगी। कुछ दिन बाद मेरे पति अस्पताल जाते रहे और जब वह लड़का थोड़ा रिकवर हुआ तो उसे हमारे घर लेकर आ गए। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। उन्होंने उसे गेस्ट रूम में छोड़कर मुझसे कहा, शिल्पा, यह लड़का होश में आ गया है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा और इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। फिलहाल मुझे इसे यहाँ लाने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आया। इसकी फैमिली ने भी शायद इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। इसका नाम विहान है। मुकेश बहुत परेशान लग रहे थे, फिर भी मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुकेश, आपको पता है कि हमारी बेटी जवान हो रही है। वह बोले, अभी लड़का बीमार है, जब तक यह ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ठिकाना ढूंढ लूँगा। मैंने सिर हिला दिया। मुझे भी उस लड़के की हालत देखकर तरस आ रहा था, इसलिए मैं भी उसका ख्याल रखने लगी। वह बहुत प्यारा लड़का था और मुझे देखकर मुस्कुराता था। जहाँ तक मेरी बेटी पिंकी की बात है, वह लड़का उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उसकी शराफत ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। इस तरह एक महीना गुजर गया और वह लड़का धीरे धीरे चलने भी लगा। एक दिन मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और पिंकी सो रही थी। तब वह लड़का मेरे कमरे में आकर कहने लगा, आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। तो वह कहने लगा, आंटी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपकी बेटी देख नहीं सकती?
आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और आपको उसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए? विहान की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी अंधी है और वह देख नहीं सकती। यह सुनकर विहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कहने लगी, जब वह 4 साल की थी तब से ही मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। अब वह 14 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। उसने सिर हिलाकर कहा, आंटी, जब इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो आपने इसका इलाज बंद क्यों नहीं कर दिया? अगर आप इसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेती तो शायद आपको सुकून मिल जाता। विहान की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं चिल्लाकर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? पिंकी मेरी इकलौती बेटी है और मैं मरते दम तक उसका इलाज करवाती रहूंगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। वह तो फिर भी मेरी बेटी है, लेकिन हम तो तुम जैसे अनजान का भी इलाज करवा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने घर में रहने के लिए भी जगह दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपने जैसा ही व्यवहार करते हैं। तुम्हें शायद याद नहीं, क्योंकि हमने देखा है तुम्हें एक तेज रफ्तार से आई हुई कार हमारी आंखों के सामने टक्कर मार कर गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने की भी उम्मीद नहीं थी। मेरे पति ने तुम्हारी मदद की, तो क्या हम तुम्हें वहां पर मरा हुआ छोड़कर वापस चले आते? अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और हमें नहीं पता कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा, तो क्या तुम्हारा इलाज यह सोचकर बंद कर दें? इसमें भी भगवान की मर्जी है, तुम्हें अपने घर से निकाल दें। मेरी जवान बेटी घर में मौजूद होते हुए भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। विहान की बात तो सीधे मेरे दिल पर लगी थी, क्योंकि जो बात उसने मुझसे कही थी, ऐसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। फिर वह अनजान लड़का, जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को देखकर तकलीफ में रहती हूँ और किस तरह से हालात का सामना करती हूँ, वह मुझे ऐसी सलाह कैसे दे सकता था? मैं गुस्से में हो गई थी और बिना सोचे समझे बोलती चली जा रही थी। विहान के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह कहने लगा, आंटी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ और जहाँ तक मेरी याददाश्त की बात है, वह भी धीरे धीरे वापस आ ही जाएगी। लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता है कि आप लोग एक इज्जतदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी भी है। लोगों को इल्ज़ाम लगाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो यहाँ से नहीं जा सकता, वरना वह मुझे रोक लेंगे और जाने नहीं देंगे। आप उनको मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना। जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर विहान मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि विहान ने आखिर मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करनी चाहिए। उसने मुझे दिलासा क्यों नहीं दिया और यह क्यों नहीं कहा कि आंटी, आपकी बेटी एक न एक दिन ठीक हो जाएगी। मुझे गर्व है आप जैसी माँ पर, जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मैं यह सारी बातें सोचती चली जा रही थी और रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद सोकर उठ गई थी और वह कुछ परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, माँ, ऐसा लग रहा है कि विहान भैया घर में मौजूद नहीं है। आखिर विहान भैया कहाँ चले गए? और अगर वह घर में ही हैं तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने पिंकी से कहा, बेटा, तुम आराम करो, वह यहीं कहीं होगा। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी फिर मुझसे बार बार विहान के बारे में पूछने लगी, तो मैंने उसे कह दिया, बेटा, वह ठीक हो गया था, इसलिए अपने घर वापस चला गया। वह अब कभी हमारे घर नहीं आएगा। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी अचानक उदास हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वह मुझसे कहने लगी, माँ, विहान इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वह मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव हो गया था क्योंकि वह मेरी बेटी के साथ बातें करता था। यह बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी।
उसके जाने के बाद मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। जाने मैंने उस लड़के के साथ इतना बुरा क्यों किया कि वह मेरा घर छोड़कर चला गया था। अब अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल जाता तो वह मुझसे बहुत नाराज होते और विहान के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शाम को मेरे पति जब ऑफिस से घर पर आए तो उन्होंने सबसे पहले विहान के बारे में ही पूछना शुरू किया। मैं घबरा गई और कहने लगी, विहान की याददाश्त वापस आ गई थी, इसलिए वह अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। मेरे पति की आंखों में शिकवा साफ नजर आ रहा था। वह कहने लगे, शिल्पा, मुझे विहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया? मैं घबरा गई थी और अपनी नजरें चुराने लगी थी। मुकेश कहने लगे, शिल्पा, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वह मेरा अपना ही बेटा हो। चलो अच्छा हुआ वह ठीक हो गया। वैसे भी एक न एक दिन उसे अपनी फैमिली के पास जाना ही था, लेकिन मुझे इस बात का दुख रहेगा कि वह आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया। भगवान करे वह जहां हो खुश रहे। मैं अपने पति के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुकेश ने मुझसे उसके बाद विहान के बारे में कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी आदत थी कि वह मुझे ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ कर दिया करते थे और एक तरफ करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं विहान के लिए अंदर ही अंदर से बहुत परेशान हो गई थी। वह बहुत अच्छा लड़का था। उसका व्यवहार बताता था कि वह किसी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से था। पिंकी भी विहान के जाने के बाद बहुत खामोश रहने लगी थी और मैं उसकी हालत को अच्छी तरह से देख सकती थी। फिर मैं यह भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी हालत किस तरह से हो गई। अब घर में बहुत ज्यादा उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति की छोटी बहन आई थी। उसकी शादी बिजनौर में हुई थी, इसलिए वह 2 दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। आज उसके जाने का दिन था। शाम के 4 बजे तक वह अपने घर जाने वाली थी। उसने मुझे बताया, भाभी, आपको पता है हमारे बिजनौर में एक तांत्रिक बाबा आए हुए हैं और वह यहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियां हल करने के लिए आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज्यादा है। वह लोगों का इतना अच्छा इलाज करते हैं कि वे उम्मीद से लोगों को ठीक कर देते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वो फीस थोड़ी ज्यादा लेते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं। आप तो अपनी बेटी पर अब तक काफी पैसे खर्च कर चुकी हैं। आपने तो अभी तक पिंकी के लिए कोई भी इलाज नहीं छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा के इलाज से पिंकी भी देखने लगेगी। मैं अपनी नंद की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी नजर आने लगी है। मैंने कहा, काजल, क्या वह तांत्रिक बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वह अपनी आंखों से देखने लगेगी? वह कहने लगी, भाभी, उस तांत्रिक बाबा के तो हमारे बिजनौर में बहुत चर्चे हैं। वह यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए ही आया है। इससे पहले कि वह यहाँ से चला जाए, आप उसका फायदा उठा लें और ज़रूर हमारी पिंकी ठीक हो जाएगी। आपको पता है, मेरी देवरानी के पास भी औलाद नहीं थी। शादी के पूरे 9 साल बाद जब उसने तांत्रिक बाबा का इलाज करवाया, तब उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी नंद से यह बात सुनकर मुझे उम्मीद नजर आने लगी थी। मैंने काजल से उस तांत्रिक बाबा के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। शाम के 4 बजे तक मेरी नंद अपने पति के साथ अपने ससुराल बिजनौर चली गई थी और उसके बाद मेरे पति ऑफिस से घर पर आए तो मैंने उनको अपनी नंद काजल के बताए हुए तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। मुकेश, आज काजल बता रही थी कि बिजनौर से हमारे शहर में एक तांत्रिक बाबा आया हुआ है। उनके इलाज से लोग ठीक हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें और हम अपनी बेटी को उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएं। मुझे उस तांत्रिक बाबा से बहुत उम्मीद है। मुकेश का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं कहने लगी, मुकेश, तुम पैसों की परवाह मत करो। मैं अपने देवर से मदद ले लूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज जरूर करवाऊंगी। मुकेश कहने लगे, शिल्पा, क्या आज तक मैंने कभी पैसों की परवाह की है? मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि हमने अपनी बेटी को कितनी दवाइयाँ खिलाई हैं,
कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी चीज़ का भी कोई असर नहीं हुआ। मुझे डर है कि कहीं आने वाले समय में हमारी बेटी पर कोई परेशानी ना आ जाए। मुझे तो मुकेश की बातों में विहान का चेहरा नजर आने लगा था। वह बिल्कुल उसके जैसी ही बातें कर रहे थे। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और मैंने मुकेश से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आएंगे और मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मुकेश कभी भी मेरी बात को नहीं टालते हैं। अगले दिन वह ऑफिस से जल्दी ही छुट्टी लेकर आ गए। हम शाम 4 बजे अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। हैरत की बात तो यह थी कि आज पिंकी भी हमारे साथ चलने से मना कर रही थी। वह कह रही थी, माँ, मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। जो कमी मेरे अंदर है मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटी आज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूंगी। वह मेरी बात मान गई और हम तांत्रिक बाबा के पास चले गए। वहां पर बहुत भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारा नंबर बहुत देर बाद आएगा। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहने लगी, देखा आपने, यहाँ कितनी भीड़ है। ये सारे लोग यहाँ अपना समय बर्बाद करने नहीं आए, इन लोगों को फायदा होता है तभी तो यहाँ आए हैं। मेरे पति भी गौर से भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने सिर हिला दिया। हमारा नंबर आने में बहुत देर हो गई थी, साजियर बज चुके थे, तब कहीं जाकर हमारा नंबर आया। हम बाबा के पास पहुंचे और हमने अपनी बेटी पिंकी को आगे कर दिया। मैंने बाबा से कहा, मेरी बेटी बचपन से ही अंधी है, मैं चाहती हूं कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वह इस दुनिया को देख सके। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह कहने लगे, बहन, तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, मैं इसका इलाज स्पेशल तरीके से ही करना चाहता हूँ। तांत्रिक बाबा ने कहा, तुमने देखा है ना, लोगों का इलाज मैंने उन्हें यहीं बुलाकर किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर आकर करना चाहता हूँ। मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं तसल्ली से इसका इलाज कर सकूं। मेरे पति ने एक पर्ची पर हमारे घर का एड्रेस लिखकर दे दिया। बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखना बहन, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्द ही वापस आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें सबको मेरे बारे में बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आ सकें और सेहतमंद हो सकें। तुम कल अपने घर के दरवाजे खुले रखना, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे पति मुकेश कुछ उदास नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, शिल्पा, मुझे बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहे, मुझे तो वह शक्ल से ही ढोंगी लगते हैं। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, मुकेश, आप भी हद करते हैं, आखिर आपने उनके बारे में ऐसी कौन सी हरकत देख ली? आप तो पहले से ही उन पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब अगर ऐसा ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? मुकेश ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा दिल चाहे वैसा करो। मैंने मुकेश को सख्ती से मना कर दिया कि आप आस पड़ोस में किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर तांत्रिक बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का घर आकर इलाज करेंगे। अगर लोगों को पता चला तो वे हमारे घर आ जाएंगे और हमारी बेटी का इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। मुकेश मेरी बात समझ गए थे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी बेटी अब ठीक होने वाली है। मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम दोनों माँ बेटी बाहर घूमने चलेंगे और मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी, मूवी दिखाऊंगी और पार्क में भी घुमाने लेकर जाऊंगी। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, माँ, मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ, आखिर यह दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी भी यही चाहती थी कि वह ठीक हो जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। मैंने अपने पति से कहा कि वे नाश्ते का सामान और मार्केट से खाना लेकर आएं। मैं चाहती थी कि बाबा हमारे घर पर ही खाना खाएं और नाश्ता भी करें। मुकेश सामान लेकर आ गए थे।
अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतजार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम 6 बजे बाबा और उनके साथ एक आदमी आए। शायद वह उनका चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी, आप पहले खाना खा लें, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, नहीं, पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूंगा, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें भी इसी कमरे में बुला लो। मैं मुकेश को भी कमरे में लेकर आ गई। बाबा जी ने पिंकी को अपने सामने बैठा लिया और अपने थैले से 2 कागज की पुड़ियाँ निकाली। फिर मुझसे कहने लगे, जाओ 2 गिलास आधा पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आ गई। बाबा जी ने उन पुड़ियों को दोनों गिलास में डाल दिया और कहने लगे, यह पानी अब तुम दोनों पति पत्नी पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों पर फूंक मारनी है। मैंने तो वह पानी एक ही बार में पी लिया था, लेकिन मेरे पति को एक घूंट पीते ही उल्टी आ गई थी। बाबा जी कहने लगे, यह क्या बात हुई? मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने आया हूं और तुम इसको पीने में नखरे दिखा रहे हो। मैंने मुकेश को आंखें दिखाई और कहा, जल्दी से पी लो। मुकेश मजबूर होकर गिलास को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। थोड़ी देर बाद मेरा सिर अचानक भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखें भारी हो गईं। मैंने पलटकर अपने पति की तरफ देखा तो उन्हें भी चक्कर आ रहे थे और उनका सिर भी भारी हो गया था। बाबा हमें देखकर हंस रहे थे। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बेटी मम्मी पापा बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उससे भागने की कोशिश की, मगर बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंद होती हुई आंखों से मुझे तांत्रिक बाबा में एक हैवान नजर आ रहा था। फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ना जाने कितने समय तक मैं और मेरे पति बेहोश रहे। जब मुझे होश आया तो मैं घबराकर उठ बैठी और चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती हुई चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसे गले से लगा लिया। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। बेटी की हालत देखकर मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वह बहुत रो रही थी। मैंने जल्दी से मुकेश को उठाया और इधर उधर तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा कि हॉल में ही बाबा और उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है बेटा? तभी मुकेश भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के अंदर पुलिस भी आ गई। कई सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे। उन्होंने बाबा और उसके चेले को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लेकर चले गए। उनके पीछे विहान भी खड़ा हुआ था। मैं विहान की तरफ देखकर पूरी तरह से डर गई और कहने लगी, विहान तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ क्या हुआ था? विहान कहने लगा, आंटी जब मैं कल आपके घर आया था तब आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते इस तांत्रिक बाबा की दुकान पर चला गया था। मैं वहां बाहर खड़ा होकर आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर अचानक मेरे घर से कॉल आ गई, इसलिए मैं अपने घर वापस लौट गया। वहां पर मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थीं कि आप लोगों के घर कल तांत्रिक बाबा आएगा और पिंकी का इलाज शुरू करेगा। मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत इम्प्रेस कर दिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस आऊँगा, क्योंकि यह तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं था। यह एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज्जत खराब करता था। एक दिन मुझे पता चला था कि झूठे तांत्रिक बाबा को बिजनौर से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। इसलिए मैंने प्लानिंग की थी कि अगर यह बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं इसे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। इसलिए मैं दीवार से कूदकर आपके घर के अंदर आ गया था और यह बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था वह सब कुछ देख रहा था। जब इस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया था
तो मैं तभी पुलिस को कॉल कर चुका था। आपके बेहोश हो जाने के बाद ये दोनों पिंकी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस तांत्रिक बाबा और उसके चेले को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया था। भगवान ने हमारी पिंकी को बचा लिया था और मैं पिंकी को समझा रहा था कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका भाई अब आ गया है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में नहीं आ सके। जब थोड़ी देर के बाद आप लोग होश में आ गए तो पुलिस भी आ गई और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। मैं विहान की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी, विहान, मुझे माफ़ कर दो। भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज हमारी इज्जत को बचा लिया है और मेरी बेटी की जान भी बच गई। विहान कहने लगा, आंटी, आपको उस दिन भी मेरी बात बहुत बुरी लगी थी, मगर सच तो यही है कि भगवान ने कुछ सोच समझकर ही पिंकी की आंखों की रोशनी नहीं दी। अब आप भगवान की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लीजिए और उसकी मर्जी के आगे आपको हथियार डाल देना चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फ़ायदा हुआ? अभी तक पिंकी देखने तो नहीं लगी ना? मैं रोते हुए विहान से कहने लगी, तुम्हारे जैसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। बस लोग मुझे डॉक्टर बाबा या फिर वेद का ही सुझाव देते थे और मैं लोगों की बातों में आती रहती थी। जो जैसा कहता वैसा ही कर लेती थी, क्योंकि बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि भगवान की मर्जी में ही हमें भी राजी रहना चाहिए। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने विहान के सामने हाथ जोड़ लिए थे। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो मेरी माँ हैं। मैंने भगवान से भी माफ़ी मांग ली थी। मेरे पति भी विहान से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। फिर विहान ने अपने बारे में बताया कि किस तरह से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। उसने कहा, जब मैं आपके घर से चला गया था तो रास्ते में मुझे मेरे दादा और पिता मिल गए थे, जो मेरी ही तलाश कर रहे थे। उन्हें लगा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वह अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए थे और मुझे अपने साथ अपने घर ले गए थे। जब वे लोग मुझे अपने घर लेकर गए तो वहाँ रहते रहते धीरे धीरे मैं सबको पहचानने लगा था और धीरे धीरे मेरी याददाश्त भी वापस आ गई थी। अब मैं बिल्कुल सामान्य हो गया हूँ, लेकिन याददाश्त वापस आने पर भी मैं आपको नहीं भूला था। हम उसे उसी तरह से याद थे जैसे हमने उसकी जान बचाई थी और उसे अपने घर में जगह दी थी। विहान ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी और पढ़ी लिखी थी। वे बहुत अमीर लोग थे। विहान ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे पति तो विहान को अपना बेटा ही मानते थे। मेरी जिंदगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो विहान के आ जाने से पूरी हो गई थी। विहान की और हमारी फैमिली के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मेरी बेटी भी विहान के साथ हमेशा बहन की तरह बिहेव करती है और अब देखते ही देखते मेरी बेटी 19 साल की हो गई। विहान की चाची को हमारी बेटी पिंकी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेज दिया था। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया था, वह लड़का बोल नहीं सकता था। दोनों में ही एक ना एक कमी थी, इसलिए वे दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे थे। मैंने अपनी बेटी की शादी विहान के चाचा के बेटे के साथ कर दी थी। मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है, क्योंकि वहाँ पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। शायद मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा था। उस लड़के में भी एक कमी थी और मेरी बेटी में भी एक कमी थी, जिस वजह से उन दोनों का साथ जुड़ा हुआ था और इसीलिए वे दोनों कभी एक दूसरे को किसी बात पर भी कम नहीं समझ सकते थे, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी बात का शिकार थे। फिलहाल दोनों बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है और जिस दिन से मेरी बेटी की शादी हुई है, मैं अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत अच्छी ससुराल मिली है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।